28 फरवरी 2026 मीडिया में ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। अमेरिका और इजराइल ने क्लेम किया कि उन्होंने आयतुल्लाह खामेनेई को एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि अमेरिका की एक स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर, शिया इस्लाम के सबसे बड़े लीडर की मौत हो गई। यह काम वेनेजुएला के लीडर मादुरो को उठाने जितना सिंपल नहीं था। आयतुल्लाह खामेनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि शिया इस्लाम के धड़े के सबसे बड़े लीडर भी थे। उनकी मौत की खबर आते ही ईरान में लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ ईरान नहीं, हमारे भारत में भी लखनऊ और कश्मीर जैसी जगहों में रहने वाले कई शिया लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। 37 साल तक ईरान पर शासन करने वाले खामेनेई का शासन बस कुछ ही पलों में मलबे के ढेर में दब गया। उनकी लगभग पूरी फैमिली इस हमले में मारी गई। लेकिन क्या खामेनेई का अंत सिर्फ एक हार्ड मांस के इंसान का अंत था, या फिर अंत है ये उस विचारधारा का जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ढाल और हथियार की तरह इस्तेमाल किया? आज हम हिस्ट्री के बेहद ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर को पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे आयतुल्लाह खामेनेई एक मामूली क्लर्क के बेटे से लेकर दुनिया के सबसे विवादित सुप्रीम लीडर बने। ये वही सुप्रीम लीडर थे जो कि जवानी में फारसी कविताएं लिखने, साहित्यिक चर्चाओं में घंटे बिताने और पाइप पीने का शौक रखते थे। इनकी हत्या इस साल हुई है, लेकिन कई बार उन्हें मारने की कोशिश भी हुई। कैसे टाइम के साथ वो दुनिया की महाशक्तियों के लिए ग्रेट सैटर्न के सबसे कट्टर दुश्मन बन गए? क्या ये सिर्फ सत्ता की अंधी भूख थी, या फिर अतीत के उन गहरे जख्मों का बदला था जो ईरान की रूह पर दशकों से लगे हुए थे? तो ये पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। खामेनेई की कहानी शुरू होती है 19 अप्रैल 1939 से, जब ईरान के सबसे पवित्र शहर मशहद की तंग गलियों में इनका जन्म हुआ। अली खामेनेई का पूरा परिवार बहुत गरीब था। उनकी पूरी फैमिली एक 65 स्क्वायर मीटर के मकान में रहती थी, जहां एक कमरा था और एक बेसमेंट। उनके पिता सैयद जवाद खामेनेई अजरबैजान मूल के एक बहुत ही सिंपल लेकिन खुददार मौलवी थे। उनकी आमदनी इतनी कम थी कि परिवार को अक्सर आधे पेट ही सोना पड़ता था। कहते हैं कि घर में खाने के नाम पर अक्सर सिर्फ रोटी और किशमिश होती थी। माँ खादीजे पर्शियन यज़दी बैकग्राउंड की थी और घर संभालती थी। 8 बच्चों में अली दूसरे नंबर पर थे। लेकिन इस गरीबी के बीच एक अलग सी बात थी। इस घर में किताबें बहुत सारी थी। इनके माता पिता पढ़ने लिखने पर बहुत ध्यान देते थे। इसका असर खामेनेई पर भी पड़ा। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने मकतब का रुख किया। वो पुरानी धार्मिक पाठशाला थी जहां कुरान और अरेबिक अल्फाबेट की शिक्षा मिलती थी। यहां उन्होंने न सिर्फ कुरान बल्कि अरबी व्याकरण की बारीकियां भी सीखी। 11 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने वहां ट्रेडिशनल धार्मिक पगड़ी यानी टर्बन को पहन लिया, जो उनके पूरे अस्तित्व की पहचान बनने वाली थी। उनके पिता उन्हें एक शुद्ध धर्मशास्त्री बनाना चाहते थे, लेकिन अली अपने पिता से अलग कुछ और करना चाह रहे थे। खामेनेई की शुरुआती एजुकेशन मशहद के सुलेमान खान और नवाब जैसे काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड मदरसों में हुई, लेकिन यहाँ से उनकी पर्सनैलिटी में एक कन्फ्लिक्ट भी दिखने लगा। धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ खामेनेई का मन टॉलस्टॉय के वॉर एंड पीस, विक्टर ह्यूगो और स्टीनबेक जैसे वेस्टर्न दिग्गजों के उपन्यासों में भटकने लगा। धर्मशास्त्र के साथ साथ खामेनेई मैथमेटिक्स और मॉडर्न वर्ल्ड लिटरेचर के भी फैन हो गए। आप शायद यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन जो खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर और शिया इस्लाम के सबसे बड़े नेता बने, वो अपनी जवानी के दिनों में मशहद के लिटरेचर, किब्स और इंटेलेक्चुअल सलून्स का एक्टिव पार्ट होते थे। हिस्टोरियन मेहदी खलजी अपनी किताब द रीजेंट ऑफ अल्लाह हमें बताते हैं कि खामेनेई उस वक्त एक दोहरी दुनिया में जी रहे थे।
एक तरफ शिया इस्लाम की गहरी जड़ें थी तो दूसरी तरफ मॉडर्न लेफ्टिस्ट विचार और कला का असर था। उनका पेन नेम अमीन हुआ करता था और इस नाम से वो बहुत ही इमोशनल और बारीक गजलें भी लिखते थे। बेझिझक सिगरेट और पाइप पीते थे, जो उस दौर के रूढ़िवादी मौलवियों के लिए एक तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट था, क्योंकि इस्लाम में इस तरह की चीज़ों की मनाही थी। ये दौर उनके भीतर एक कलाकार और कट्टरपंथी के बीच के स्ट्रगल का था। लेकिन 1952 में कुछ ऐसा होता है कि उनकी ये सॉफ्ट दुनिया की नींव हमेशा के लिए हिल गई। 1952 में मशहद में एक सभा हो रही थी। यहां पर नवाब सफ़ी नाम के एक क्रांतिकारी उपदेशक ने रजा शाह की पश्चिमी नीतियों के खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव भाषण दिया। यह इतना एग्रेसिव भाषण था कि सिर्फ 13 साल के खामेनेई भी पॉलिटिकल हो गए। इन्होंने सूफीवाद और लिटरेचर को छोड़कर ईरान में क्रांति की राह पकड़ ली। 6 साल बाद 1958 में जब वो पवित्र शहर कोम पहुंचे तो उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने पूरी मिडिल ईस्ट का भूगोल बदलने की कसम खाई हुई थी। इनका नाम था नन अदर देन अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी के प्रभाव में आकर खामेनेई को समझ आया कि इस्लाम सिर्फ मस्जिद के कोनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हुकूमत करने और इंपीरियलिज्म को उखाड़ फेंकने का एक ताकतवर जरिया भी बन सकता है। 1960 आते आते ईरान में रजा शाह पहलवी के व्हाइट रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। यह रेवोल्यूशन जमीनी सुधारों और महिला अधिकारों की बात कर रहा था, लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह थी कि इस मॉडर्निटी को लेकर ईरान के जो ट्रेडिशनल और रिलीजियस ग्रुप थे वो लोग खुश नहीं थे। ये ग्रुप्स मानकर चल रहे थे कि व्हाइट रेवोल्यूशन ईरान की 1000 साल पुरानी पहचान पर सीधा अटैक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रेवोल्यूशन सही था या गलत, या वो क्रांति सही थी या गलत, उस पर आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं, कमेंट में बता भी सकते हैं। लेकिन इसका असर ये हुआ कि इस विरोध की कड़ी में खामेनेई रेडिकली उभर कर सामने आए। आप जानकर हैरान होंगे, लेकिन 1963 से 1978 के बीच उन्हें कुल 6 बार अरेस्ट किया गया। इस दौरान शाह की कुख्यात खुफिया एजेंसी सावाक ने उन्हें जेल की अंधेरी कोठरियों में रखा और मेंटल के साथ साथ फिजिकल टॉर्चर दिया। महीनों तक खामेनेई एक कारावास में रहे और फिर उनको 3 साल के लिए रेगिस्तानी इलाके में निर्वासित कर दिया गया। खामेनेई की आत्मकथा सेल नंबर 14 इन जेल की दीवारों के पीछे झेले गए अपमान और उस तपते हुए संकल्प का गवाह है जिसने उन्हें एक पत्थर दिल नेता के रूप में ढाला। अब यहां एक बात सोचने वाली है दोस्तों कि क्या ये अरेस्ट खामेनेई को कमजोर करने के लिए था, या फिर अनजाने में ये शाह की क्रूर पुलिस उन्हें भविष्य के एक लिविंग शहीद की छवि के लिए तैयार कर रही थी। 1979 की इस्लामी क्रांति ने जब शाह का तख्ता पलट दिया तो खामेनेई भी रातों रात हीरो बनकर उभरे। बहुत ही जल्द वो रेवोल्यूशनरी काउंसिल के सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल सदस्य बन गए और IRGC की नींव रखने में मदद की। लेकिन इन सब के बीच असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब 4 नवंबर 1979 को कट्टरपंथी ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया। 444 दिनों तक चले उस हॉस्टेज क्राइसिस ने ईरान और अमेरिका के रिलेशंस को ऐसा जख्म दिया जो आज तक नहीं भरा है। खामेनेई के लिए यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जीत नहीं थी, बल्कि 1953 के उस तख्ता पलट का ऐतिहासिक बदला था जिसमें CIA ने ईरान के पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर मोसादेक को हटाकर शाह की गद्दी दोबारा थोप दी थी लोगों पर। अब दोस्तों ये जो 444 दिन का क्राइसिस है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जानने लायक कहानी है कि कैसे अमेरिका मजबूर हो गया था घुटने टेकने को ईरान के सामने। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि ईरान इस लेवल पे अटैक कर सकता है, कुछ वैसी ही सिचुएशन 1979 में थी जब अमेरिका मजबूर था ईरान के सामने। तो उस पर मैं जल्दी एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहानी में आगे बढ़ते हैं। 27 जून 1981 की दोपहर खामेनेई की लाइफ का सबसे डरावना और खतरनाक टाइम था। इस दिन तेहरान की अबूजार मस्जिद में वो अपना वीकली भाषण दे रहे थे कि तभी उनके सामने रखे एक टेप रिकॉर्डर में छिपा हुआ बम फट गया। इस हमले में उनका राइट हैंड हमेशा के लिए पैरालाइज कर गया और उनके फेफड़ों में चोट आने की वजह से उनकी आवाज को भी नुकसान पहुंचा। आरोप लगाया गया कि हमला मुजाहिदीन खल्क ने कराया है, लेकिन इन्होंने अस्पताल से एक ऐसा सेंटेंस बोला जिसने इन्हें ईरान का हीरो बना दिया। इन्होंने कहा, अगर मेरा दिमाग और जुबान अब भी काम कर रहे हैं तो मुझे इस हाथ की जरूरत नहीं है। इसके बाद 1981 से 89 तक खामेनेई ने ईरान के प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। ये वही भयानक दौर था जब ईरान इराक वॉर की आग में पूरा देश झुलस रहा था। लाखों लोग ह्यूमन वेव की स्ट्रेटजी के तहत शहीद हो रहे थे और ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। लेकिन इसी दौरान सबसे बड़ा पॉलिटिकल भूकंप तब आया जब ईरान की क्रांति के महानायक अयतुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया। सवाल आया कि अब ईरान को कौन संभालेगा, और यहीं पर इस सवाल के साथ एक बहुत बड़ा पेच भी फंसा।
ईरान का सिस्टम दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी से अलग है। 1989 में जब खुमैनी का इंतकाल हुआ तो नियम यह था कि जो सुप्रीम लीडर होगा वो सिर्फ वही बन सकता है जो मर्जा हो, यानी शिया इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक विद्वान। खामेनेई उस वक्त सिर्फ एक राष्ट्रपति थे, उनके पास वो रिलीजियस कद नहीं था, लेकिन सत्ता की विरासत पर फिर उनके लिए एक चाल चली गई। रातों रात कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया। जो मर्जा की शर्त थी उसको हटाकर मजबूत पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पर टिका दी गई। खामेनेई प्रेसिडेंट की कुर्सी से सीधे उस सिंहासन पर जा बैठे जिसे विलायत फकीह कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा पद जहां उनके फैसले को खुदा की मर्जी मान लिया जाता है और जिसे ईरान की सेना यानी IRGC से लेकर जुडिशरी तक हर कोई रिपोर्ट करता है। प्रेसिडेंट तो बस एक चेहरा होता है, असली रिमोट कंट्रोल अगर आप देखो ईरान में तो वो सुप्रीम लीडर के हाथ में होता है। यहीं से ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए खामेनेई। हिस्टोरियंस यहां पर एक सवाल करते हैं, क्या ये चुनाव उनकी धार्मिक योग्यता पर आधारित था या फिर ये एक शुद्ध पॉलिटिकल मजबूरी थी? आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताना। खामेनेई जो हैं इसके बाद अगले 37 साल तक ईरान को एक आयरन फिस्ट के साथ चलाते रहे। इन्होंने IRGC को सिर्फ एक सेना नहीं बल्कि एक बड़े इकोनॉमिक एम्पायर में बदल दिया। आज की डेट में ईरान का चाहे ऑयल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो और टेलीकॉम सेक्टर हो, इन सब पर इसी संगठन का कब्जा है जो अरबों डॉलर के सेतात जैसे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है। इस पैरेलल पावर ने उन्हें ईरान के भीतर किसी भी राजनीतिक चुनौती से पूरी तरह से सेफ कर दिया। यही नहीं, खामेनेई ने ईरान को बचाने के लिए एक बहुत ही शातिर और खतरनाक ढाल तैयार की जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। हिजबुल्लाह, हमास और हुती, ये जो संगठन है सिर्फ संगठन नहीं है, ये ईरान की फॉरवर्ड डिफेंस यानी अग्रिम रक्षा की रणनीति के मोहरे थे। इस पूरे डिफेंस सिस्टम का लॉजिक सिंपल था, अगर आपको दुश्मन यानी इजराइल और अमेरिका को अपने घर में घुसने से रोकना है तो जंग उनकी ही सीमाओं पर लड़ो। ईरान ने अरबों डॉलर खर्च करके इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को खड़ा किया और ताकतवर बनाया ताकि इजराइल हमेशा अपनी सीमाओं पर उलझा रहे और ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वहां तक कभी पहुंच ही ना पाए। ये खामेनेई का वो इनविजिबल फोर्ट है जिसे भेदना सुपर पावर्स के लिए सिरदर्द बन गया। लेकिन दोस्तों, जहां पर इतनी सारी अच्छी बातें आपको सुनने में लग रही हैं, इन सबके साथ खामेनेई के साथ ये हुआ कि वो धीरे धीरे जनता से दूर होते चले गए। सवाल है कि क्या बंदूकों और सैंक्शंस के दम पर एक मॉडर्न पीढ़ी का दिल जीता जा सकता है? 2009 के ग्रीन मूवमेंट में पहली बार खामेनेई के सिंहासन की चूलें हिला दी। चुनाव में धांधली के आरोप लगे, लाखों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन खामेनेई ने उन्हें विदेशी एजेंट बताया और बेरहमी से इस आंदोलन को कुचल दिया। फिर ऐसा ही कुछ हुआ 2019 और 2022 में। 2019 में ईरान में ईंधन विरोध हुआ। दरअसल 15 नवंबर 2019 को ईरान में अचानक ही तेल की कीमतों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिससे ईरान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो गए। ऐसे ही 2022 में महसा अमीनी नाम की एक लड़की को हिजाब न पहनने के चलते अरेस्ट किया गया और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। इसकी वजह से वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट ईरान में भड़क उठा। इन सब ने दुनिया को दिखाया कि ईरान की जो नई जनरेशन है अब उस पुरानी और बोझिल विचारधारा से ऊब चुकी है। इंटरनेट ब्लैकआउट और सड़कों पर खून की होली के बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स उन भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों की गवाही देती हैं जिन्होंने ईरान के भीतर एक कभी ना भरने वाली खाई पैदा कर दी। अब सोच कर देखिए कितना कंट्रास्ट है। ये वही खामेनेई हैं जो कभी जवानी में आजाद ख्यालों की बातें करते थे, छिप कर वेस्टर्न नॉवेल्स पढ़ते थे, और यहाँ पर उनके ही कठोर शासन में छोटी छोटी बच्चियां फिर से सिर से हिजाब उतारकर उनके पोस्टरों को आग लगा रही थी। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन माना जाता है। वो इंसान जो खुद को ग्लोबल इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक रक्षक मानता था, वो अपनी ही जनता की नजरों में एक दमनकारी शाह से भी बदतर तानाशाह बन गया। उनका सिंहासन का सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट ये था कि उन्होंने जिस व्यवस्था को बचाने के लिए पूरी उम्र लगाई, वही व्यवस्था उनके अंत का कारण भी बनने लगा था। ऐसे ही ईरान की फॉरेन पॉलिसी में खामेनेई का रास्ता हमेशा एक सीधी लकीर जैसा रहा। अमेरिका से उन्होंने कोई समझौता किया नहीं और इजराइल का नामो निशान मिटाना उनका मकसद रहा। उन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम पर हिजबुल्लाह, हमास और हुतियों का ऐसा खतरनाक नेटवर्क तैयार किया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान के प्रभाव क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। कासिम सुलेमानी उनके सबसे ज्यादा भरोसेमंद सिपाही थे, जिनके जरिए उन्होंने रीजनल शतरंज खेली। 2015 का परमाणु समझौता JCPOA उनके लिए सिर्फ एक डिप्लोमेटिक चाल थी, लेकिन जब 2018 में अमेरिका इससे बाहर हुआ तो खामेनेई अमेरिका को और भी बड़ा दुश्मन मानने लगे। ऐसे ही जब 2025 में इजराइल के साथ 12 दिनों की जंग हुई तो लगा कि अब शायद खामेनेई का अंत हो जाएगा। खामेनेई ने अपने सीक्रेट बंकरों से प्रतिरोध का नारा दिया।
लेकिन देश के भीतर आसमान छूती महंगाई और रियाल की गिरती कीमत ने आम आदमी की रूह तक निचोड़ दी थी। और फिर आखिरकार 28 फरवरी 2026 की हिस्टोरिकल डेट को वो हमला हुआ जिसने खामेनेई के उस दशकों पुराने मिथक को एक झटके में तोड़ दिया कि वो किसी भी ग्लोबल क्राइसिस से सुरक्षित निकल सकते हैं। वो इंसान जिसने आधी सदी तक पूरे ईरान की तकदीर अपनी उंगलियों पर लिखी, खुद अपनी मौत के वक्त अकेला, लाचार और तेहरान के अंधेरे बंकरों में कैद था, उनकी मृत्यु के बाद ईरान आज एक ऐसे धुंधले मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। उत्तराधिकार की जंग में उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई का नाम सबसे आगे है, लेकिन क्या ईरान की लहूलुहान जनता अब किसी और सुप्रीम लीडर के बोझ को एक्सेप्ट करेगी? अब अगर आप देखो पूरी तरह से तो खामेनेई की जो पर्सनैलिटी है इस पूरी वीडियो से आपको समझ में आया होगा, उसे कई अलग अलग एंगल्स पर देखा जा सकता है। एक एंगल है एक आइडियोलॉजिकल लीडर का जो विलायते फकीह की उस अवधारणा को लागू करने की कोशिश करता है जिसमें एक इस्लामी विद्वान को स्टेट और सोसाइटी दोनों का सबसे बड़ा मार्गदर्शक माना जाता है। दूसरा एंगल है रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट का, एक ऐसा व्यक्ति जो शाह की जेलों, टॉर्चर और 1979 की इस्लामी क्रांति से निकलकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा। तीसरा एंगल है पावर पॉलिटिक्स का, जहां उन्होंने आर्मी, खासतौर पर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और धार्मिक संस्थानों के गठजोड़ के जरिए अपनी सत्ता को लगभग अटूट बना दिया, आउट ऑफ रीच बना दिया। और चौथा एंगल है जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी का, जो खुद को वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल मानता था और मिडिल ईस्ट में ईरान के इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी नेटवर्क खड़ा करता रहा पूरी लाइफ। इतिहासकार मेहदी खलजी का लॉजिक ये है कि खामेनेई ने शिया मौलवियों का पॉलिटिसाइजेशन करके धार्मिक पवित्रता को सत्ता की वेदी पर चढ़ा दिया, जिससे धर्म और राजनीति दोनों ही बदनाम हुए। वहीं उनके जो कट्टर समर्थक हैं उनका आज भी मानना है कि उनके बिना ईरान आज पश्चिमी देशों का एक बेजान कॉलोनी बन चुकी होती। इस कहानी के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि अली खामेनेई आखिर इतिहास में किस तरह से याद किए जाएंगे, एक ऐसे लीडर के रूप में जिसने ईरान को पश्चिमी ताकतों के सामने झुकने नहीं दिया, या फिर एक ऐसे शासक के रूप में जिसने अपनी ही जनता की आज़ादी और उम्मीदों को दबा दिया। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं छिपा हुआ है, क्योंकि कुछ भी ब्लैक और वाइट नहीं होता, सच्चाई हमेशा उस ग्रे एरिया में छिपी होती है। खामेनेई की ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि इतिहास में व्यक्ति और विचारधारा अक्सर एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि किसी एक का अंत भी तुरंत दूसरे को खत्म नहीं करता। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि खामेनेई के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, बल्कि ये भी है कि क्या ईरान की नई पीढ़ी उसी रास्ते पर चलेगी जिसमें पिछले 4 दशकों से खामेनेई ने तय किया था, या फिर इतिहास यहाँ से बिल्कुल कोई नई दिशा लेने वाला है। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.